हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत सही चल रही होगी। तो आप सभी का एक कमेंट आ रहा था कि सर क्यों ना जो कॉमन टॉप आपका सिलेबस दिया हुआ सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चंस, उसमें एनवायरनमेंट और कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो मैं अभी आपका एनवायरनमेंट का वीडियो जो है लेके आया हूँ, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रीवियस ईयर रेलवे में जो पूछा गया है और आपके जो इंपॉर्टेंट अदर एग्जाम्स में भी जो पूछे गए होंगे एमसीक्यू, उसका डिस्कशन यहाँ पे चलने वाला है। कुल मिला के ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस जो आपके नॉन टेक पोर्शन में आएंगे उसको आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। और एक मेरा भाई बोलना चाहूँगा कि यार इसको क्वेश्चंस का कलेक्शन करना, फिर ये आपका टाइपिंग करके एक आपका नोट्स बनाना मेहनत लगता है यार, तो थोड़ा अप्रिशिएट किया करो आप लोग भी। बस वही है, लगे कि काम की चीज़ें हैं तो इसको शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। और अगर लंबे टाइम तक वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस इसी वीडियो को देखने के लिए आए हो तो मैं बोलूँगा चलो यार इस वीडियो को देख के आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर लंबे टाइम तक अगर कोई वीडियो देखते रहते हो तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्वेश्चंस भले ही इंग्लिश में रहेगा लेकिन हिंदी में हमारा जो डिस्कशन ऐसा रहेगा ताकि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट भी जो है उनका भी सारा चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजन इज़ ट्रू। ये आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ। ओजन जो होता है ये O3 होता है। जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, इस तरह के अलग अलग स्फीयर बना हुआ है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपके धरती के चारों तरफ होता है। एटमॉस्फेयर क्या, जिसमें गैसेस होती है, और ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ के कारण, इसके कारण चारों तरफ जो है ये गैस का जो है आपका एक गोलाकार मिलता है जो क्षेत्र होता है। तो ओजन जो होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। जो सन से जो रे आती है ना, रेडिएशन जो आती है, उसमें अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो होती है वो आपका धरती तक उसको पहुंचने के लिए नहीं देता। वो आपका जो ओजन लेयर है उसको रोक लेता है। अगर यूवी रे धरती पे आएगी तो अगर हमारे बॉडी पे फॉल करती है तो इसमें कैंसर वगैरह होने के चांसेस जो है बढ़ जाती है। तो ओजन का लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के लिए एक इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, जो आपका बात करता है किसके बारे में, ये कनाडा में जो है ये करके बनाया गया था। ये बात करता है इस ओजोन लेयर को मतलब डिप्लीट मतलब ख़त्म होने से बचाना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ओजन इज़ ट्रू। तो ओजन इज़ हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल सही है। ये O3 होता है। सन की जब इसमें सन की रोशनी फॉल होती है ना तो ये O2 में टूटता है। फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ के फिर O3 बन जाता है। तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिक रिएक्शन जो होता है वहाँ पे होते रहता है। ये ओजन का जो घटना बढ़ना चलते रहता है, ठीक है। ओजन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन। ओजन इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक का जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था कनाडा में एक जगह है। प्रोटोकॉल जो होता है सिंपल सी बात है कि हमें कुछ मतलब वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया था किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन लेयर की जो स्ट्रेटोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर का जो दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फीयर है, उसको वहाँ पर जो ओजन पाई जाती है उसको ख़त्म होने से बचाना है। जैसे एसी, जो एसी हो गया, घरों में जो फ्रिज होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, ठीक है, जो लिक्विड यूज़ होता है कूलिंग करने के लिए, जैसे कि क्लोरीन का अगर वहाँ रेफ्रिजरेंट है तो वो क्लोरीन एटम जब वो आपका एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो इसको डिप्लीट करता है, इसको छेदा कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए एसी वगैरह, एसी में जो होता है क्लोरीन वगैरह जो एटम होता है रेफ्रिजरेंट, उसको कम यूज़ करने के लिए बोला जाता है ताकि हम लोग अपना ओजन को बचाया जा सके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजन लेयर के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी, ये भी आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। हैजार्ड मतलब जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे इग्निटेबिलिटी, अपने आप जल सकता है, रिएक्ट कर सकता है, कोरोजन कोरोसिविटी की इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये सारे ये इसके आपके हैजार्डियस वेस्ट के एक तरह से लक्षण होते हैं। ये ऑल ऑफ दी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी जेईई 2019 का है। लिटमस और नेचुरल डाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो लिटमस जो कि आपका एसिड और बेस जो चेक करता है ना, जो तो ये लीचन से बनता है, और ये जो लीचन होता है इसमें फंजाई प्लस एल्गी, ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ये मिलकर क्या बनता है, लीचन बनता है। एक बार जाके गूगल में सर्च करना लीचन कैसा दिखता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन 4 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज ए कंडीशन इन विच द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा वातावरण का जो तापमान है
ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो ये ऑलवेज इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। तो तापमान जो बढ़ता है और इसका रीज़न भी रहता है ओजोन जो लेयर होता है, देखेंगे आगे क्वेश्चन मिलेगा कि तापमान जो है एल्टीट्यूड हाइट के साथ जो बढ़ता है वातावरण का, क्यों, तो वो ओजोन लेयर वहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये भी एक रीज़न होता है। और धीरे धीरे हम लोग सन के पास भी तो पहुँचने वाले हैं भाई, तो इसलिए जो है ये टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन एक कंडीशन बनता है यहाँ पे, इन विच द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स टेकन बाय इंडिया। देखो कि जो जगह होती है ना उसको हम लोग बचाने के लिए ना कि कुछ कुछ डिसीजन लिया जाता है। इन सेतु मतलब कि एक अंदर में ही ह्यूमन मेड बनाया मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक जगह होगा जहाँ पे हमको जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रख रखाव करेंगे, उसका बचाव करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट लाइन हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये सारे इसके आंसर हो गए। लेकिन जो नेशनल पार्क वगैरह जो होता है ये इन सेतु नहीं है, ये एक्स सेतु में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एरिया कोई फिक्स नहीं होता। एन सेतु आ जाएगा, नेशनल पार्क वगैरह इसमें आ जाएगा, क्लियर है। और एक सेतु के कौन कौन से एग्जाम्पल आप लोग जरूर चेक करना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली इन नेचर एंड आर इनएग्जिस्टिबल। मतलब प्रकृति में एक कौन सा ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता होगा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, तो इनको क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर बी हो जाएगा। टोटल मतलब इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्लोराइड कितना होना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। देखो ये जो वाटर होता है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, उसमें एक आपका BOD एक COD का टर्म होता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका तो फुल फॉर्म ही जान लो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो यहाँ पे मान लो जो वाटर होता है ना उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, अगर उसको अपने आप इसको डिकम्पोज करना है तो उसके लिए क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इस ऑर्गेनिक मैटर को डिजोल्व करने के लिए। और केमिकली जो डिजोल्व करते हैं केमिकल वगैरह के हेल्प से, तो उसको हम लोग केमिकली ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाना है, उसको ख़त्म करना है। तो BOD की हेल्प से करेंगे कि COD की हेल्प से करेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वाटर है, कितना ज़्यादा उसमें हमको ट्रीटमेंट करना है, कितना गंदा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग COD और BOD का जो प्रोसेस होता है उसको यूज़ करते हैं जनरली वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। तो BOD का भी यूनिट जो होता है ये मिलीग्राम पर लीटर ही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखो सबसे पहले इकोलॉजिकल के से पहले हम लोग आएंगे, एक इकोलॉजी करके टर्म आता है। व्हाट इज इकोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच, मतलब ये एक ब्रांच है किसका, बायोलॉजी का, इन विच वी आर स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे नेचुरल सोर्सेज पे हमें भाई वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है, तो इन ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग नेचर पे डिपेंड है कि नहीं है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है, जितना पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो ये क्या होगा, ये कम होते चला जाएगा। तो ये मेजर होता है ग्लोबल हेक्टेयर में होता है, ठीक है। देखो ये RRBG के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज एसिड रेन अफेक्ट्स प्लांट। तो एसिड रेन के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और एसिड रेन किसको बोलते हैं आप लोग को अगर नहीं पता है तो अगला वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जान लो कि कैसे वो प्लांट को अफेक्ट करता है। तो देखो प्लांट जो होता है ना उसके जो रूट्स होते हैं ना उसको वो धरती के अंदर से क्या वाटर लेके जाता है, न्यूट्रिएंट से लेके जाता है। न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन, आपका फॉस्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, तो उसको चाहिए। तो अगर लिमिटिंग कर देगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल, अगर सोयल से अगर ये सब सारा चीज़ जाएगा ही नहीं तो इस प्लांट का क्या ग्रोथ हो पाएगा, नहीं। तो ये एसिड रेन इसका ये दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इकोसिस्टम बिगिंस विद एनर्जी इनपुट फ्रॉम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, द स्टडी ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स, आप बोल सकते हो कम्युनिटी, मतलब देखो इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई कोई कम्युनिटी रह रही है और वो आपका किसके साथ, कम्युनिटी प्लस उसका जो रिलेशन रहेगा नॉन लिविंग थिंग के साथ जो रिलेशन है उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, तो पॉन्ड में जो मछली रह रही है, ठीक है, उसके पानी के अंदर जितने भी सारे जानवर है, तो वाटर है, सोयल है, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, तो ये एक इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम जनरली बताता है किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ जो होता है अपना रिलेशन बना के कैसे रहते हैं।
तो एनर्जी इनपुट पहला सोर्स क्या होता है इकोसिस्टम में, ये आपका सन होता है। सन से ही और जब आता है तो प्लांट्स के कारण पेड़ पौधा के क्या उसमें फल वगैरह बनता है, ठीक है। इन स्ट्रेटोस्फीयर द ओजोन कंसंट्रेशन, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। तो अगर ये अर्थ है, अगर ये इक्वेटर है, ये पोल है, ठीक है, याद रखना। पोल और इक्वेटर के केस में यहाँ पर जो होता है ना, ओजोन लेयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटर, ये चीज़ समझ में आ गया। और स्ट्रेटोस्फीयर जो है दूसरा लेयर होता है किसका, आपका एटमॉस्फेयर का। तो सिंपल सी बात है कि फाउंड मैक्सिमम एट मिड, मतलब बीच वाला जो जगह रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और डिक्रीज इट्स आइदर साइड, ठीक है, मिड में ज़्यादा रहेगा और डिक्रीज इट्स आइदर साइड। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा बी। चलो यार, अगर मज़ा आ रहा तो भाई वीडियो जरूर लाइक करना। द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजन इन ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में तो मेनली ये रहता नहीं है ओजन, कहाँ पे रहता है, स्ट्रेटोस्फियर में रहता है। अब फ्लाइट वगैरह भी जो उड़ती है ना, ये स्ट्रेटोस्फियर के रीजन में उड़ता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.05 ppm, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको आप लोग गूगल में सर्च करके देखना। तो द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजन इन ट्रोपोस्फियर कितना है। चलो आगे बढ़ते हैं। द अब्सेंस ऑफ ओजन इज कंसिडर्ड टू बी बोन फॉर ह्यूमैनिटी इन, मतलब ह्यूमैनिटी यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब समझो क्या है, अगर ओजन लेयर अगर मान लो नहीं रहेगा तो ह्यूमैनिटी में प्रॉब्लम तो होगी। तो ये ओजन लेयर होता कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, इन स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये ओजन के कारण, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, हमें पता है कि आपने देखा होगा कि भैया ग्रास अगर है तो ग्रास को कौन खाएगा ना, ग्रास को खाने के लिए है आपका ग्रास होपर, ग्रास को खाएगा ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा, मान लेते हैं भाई फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाया, स्नैक खाया, ठीक है। स्नैक को कौन खाया, आपका बाज खाया, ठीक है। इस तरह से एक ये फूड चेन होता है। तो जो ग्रास है ये क्या, प्राइमरी ये प्रोड्यूसर है, ये सब सारे क्या, ये सब कंज्यूमर है। तो हो सकता है फिर यहाँ पे स्नैक है यहाँ से, उसके बाद ग्रास को कौन खाता है, काव भी खाता है। काव को कौन खा सकता है ना, काव को भैया टाइगर खा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे ये वाला और ये दो फूड चेन है, ठीक है। ये भी फूड चेन है, ये भी फूड चेन है। तो फूड चेन जनरली शो क्या करता है कि भाई एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये धीरे धीरे घटते चला जाता है। ये ग्रास ऊपर को यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिला होगा, फिर जैसे जैसे आगे जाओगे ये एनर्जी घटते चला जाएगा। तो ये फूड चेन दूसरा है, ये फूड चेन पहला है। तो दो फूड चेन मिला के क्या होता है, फूड वेब बनता है। तो फूड चेन होता है इंटरकनेक्टिंग लिंक होता है, किस तरीके से जो वहाँ पे खाने का रिलेशन बना हुआ है। बहुत सारे जो फूड चेन मिलके उसको फूड वेब बनाते हैं। तो अगर कोई चीज़ हरा चीज़ अगर आदमी खाता है, ठीक है, वेजिटेबल्स खाता है, उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस। और कोई काट के खाता है, नॉनवेज खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो दोनों खाता है उसको बोलेंगे ओमनीवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स दैट कैन ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है, याद रख सकते हो। सी काट के खाना, हर्बीवोरस हरा चीज़। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फूड चेन्स एंड फूड वेव्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। आपने देखा कि फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ग्रास रहेगा तभी ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर होगा तभी जाके उसको आपका जो फ्रॉग, सपोज ग्रास होपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नैक खाया, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू देम, बिल्कुल एनर्जी का फ्लो का टेक्स प्लेस होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल टेक प्लेस थ्रू देम, ये भी सही है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ रहता है वहाँ पे। इट शोज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस ऑफ ऑल केमिकल्स, नहीं ये बायोलॉजी केमिकल थ्रू ट्रांसफर होता है इसमें, इसलिए ये इसका इनकरेक्ट पूछा था ना, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है। द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू द फूड चेन एंड इट इज़ इन डायरेक्शन। एनर्जी जैसे मान लो ग्रास था, ग्रास ऊपर खाया, ग्रास ऊपर को कोई मान लो खा लिया, आपका फ्रॉग ने खाया फ्रॉग को, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर इन डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर भी जैसे आपने देखा था कि ग्रास को काव खाया, काव को टाइगर खा गया, सपोज करो, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट वगैरह में जहाँ पे होता है, तो ये अब ये नहीं बोल सकते यार कि कैसे टाइगर डियर को खा लिया है, काव को खा लिया, नहीं, ये उनको जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ अपना नेचुरल बना हुआ है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो इस फूड चेन में भी यहाँ पे इन डायरेक्शनल है, इस फूड चेन में भी जो है इन डायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शन में जो है एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉलोइंग वर्ड डायग्राम डिपिक्ट्स। एल्गी होता है, उसको खाता श्रिम्स को स्मॉल फिश को लार्ज फिश, तो ये फूड चेन को बताता है, ठीक है।
द एग्जाम्पल ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन इज सीन इन, डेट्रिटस फूड चेन जो होता है मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स जो होते हैं सॉल्टी ट्री होता है, जहाँ पे आपका सी जो होता है समुद्र, वहाँ पे देखना ये जो ट्री आपका रहता है मैंग्रोव ट्री आपको मिलेगा सुंदरवन डेल्टा में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जो बंगाल में है। तो ये डेट्रिटस फूड चेन इज सीन इन मैंग्रोव्स, ठीक है। डेट्रिटस मतलब जो डेड चीज़ों को खाता है, जैसे पत्ता मान लो गिर गया, उसको कोई बैक्टीरिया वगैरह उसको खा के ख़त्म करता है, डिकम्पोज करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसको इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है खोजना है। द एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मैंने क्या बोला, इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ होते हैं, जैसे ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, इलेक्ट्रिक टुंड्रा एक इकोसिस्टम, मैंग्रोव भी एक इकोसिस्टम है, क्लियर है। तो ग्रास को ग्रास ऑपर खाया, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को हॉक खाया, सही है आपका ये फूड चेन। द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, वाटर फ्लीज है, उसका स्मॉल फिश, उसका टूना है, ये भी सही है। द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक टुंड्रा इकोसिस्टम, उस लीजन रिंडर मैन, सही है। द एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है एल्गी क्रैब्स, स्मॉल कार्निवोरस फिश, लार्ज कार्निवोरस फिश, तो ये जो है ये गलत दिया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में 22 देखते हैं क्या है कि द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है, जहाँ पे आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो ना यार, जहाँ पे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रह रहे होंगे, ठीक है, वही तो है। तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हम लोग इंसान के बारे में जो स्टडी होता है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो इकोसिस्टम में क्या रहता है कि मैंने क्या बोला था, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग जो कि जिंदा है, जो कि जिसमें ग्रोथ होता है, जिससे प्लांट भी लिविंग थिंग है, ठीक है, पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग है क्योंकि उनमें ग्रोथ दिखा जाता है, हम लोग भी लिविंग थिंग, इंसान भी लिविंग थिंग है, ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग को यहाँ बोला जाता है बायोटिक, और नॉन लिविंग जैसे आपका सोयल हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, इसको बोला जाता है क्या, ए बायोटिक। तो इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों ही होंगे। तो देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ए बायोटिक करना है, ठीक। ए बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब ए बायोटिक। ए बायोटिक यहाँ ए साथ में रहेगा, यहाँ बायोटिक, बायोटिक मतलब अलग से रहेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, तो बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है, वहाँ पे अगर बैलेंस बना हुआ है कि भाई यहाँ फूड चेन वहाँ पे प्रॉपर मेंटेन है, तो उसको हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस बोलेंगे। आंसर 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, और सिंपल डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट, डेट्रिटस मतलब जो मरे हुए चीज़ों को खाता है, जैसे पत्ता हो गया, पत्ता गिर गया, या कोई जानवर मर गया उसको खा रहा है, तो उसको डेट्रिटस बोला जाता है, ठीक है। तो ये वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड डेड ऑर्गेनिज्म को जो खाता है, तो उसमें डेट्रिटस फूड चेन आता है, इसलिए क्वेश्चन 25 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन फूड चेन ह्यूमन्स आर, हम लोग क्या होते हैं, तो जैसे मान लो पेड़ लगा हुआ उसमें फल है, अगर हमने फल डायरेक्ट खा लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया ना भैया, ये हो गया आपके लिए हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बन गए हैं। लेकिन अगर मान लो यही ग्रास है, ग्रास को कोई बकरी ने खाया एग्जाम्पल भाई, अगर आप नॉन वेज पार्टी हो तो बकरे को मटन को हमने खा लिया, तो हमने सेकेंडरी हो गए। तो हम लोग क्या प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों ही हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एग्जिस्टिंग इन विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, तो ये बहुत एंड में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 28 है, वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये फ्रेंच वर्ड से जो है एनवायरमेंट वर्ड जो है डिराइव्ड हुआ है, वर्ड एनवायरमेंट, ठीक है। आप लोग का एग्जाम का डेट देखना 22 अप्रैल को जो है ना, ये नोटिस निकला हुआ है CBD2 RBJ का, देखना 22 अप्रैल का एक एनवायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट डे आता है, अर्थ डे उसको बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। ऑर्गेनिजम्स हो डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको हर्बीवोरस, मतलब डायरेक्टली जो प्रोड्यूस किया उसको हम लोग कोई खा लिया, वो उसको हर्बीवोरस बोलेंगे। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन एग्जिस्टिंग, हमें पता है कि बाय वॉल्यूम जो है 78% जो है ये ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में 78% ऑक्सीजन है, 21% 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, और 0.38% आपका क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और 0.009 जो है ये ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये चार चीज़ कम से कम इंपॉर्टेंट रखना। तो सबसे बड़ा रिजर्वायर नाइट्रोजन का कौन है, एटमॉस्फेयर है। यही अगर नाइट्रोजन बाय वेट पूछ लेगा ना, तो बाय वेट ये 75% होता है, और ऑक्सीजन 21 से बढ़ के 23%, ये इसमें 3 घट गया, ये 2 बढ़ गया, याद रखना। एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। अर्थ डे अभी आपको मैंने बताया था 22 अप्रैल, जो कि आप लोग का डेट निकल का है। यूट्रोफिकेशन देखो समझ लो पहले क्या होता है, मान लो कि सोयल है, ठीक है,
सोयल में है तो बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये, और यहाँ बगल में एक पॉन्ड है, तालाब है, तालाब के अंदर आपको पता मछली है, स्नैक है, बहुत सारे यहाँ पे जीव रह रहे होंगे। तो सोयल में न्यूट्रिएंट्स है। अब मान लो बारिश वारिश हुआ और सोयल में मान लो हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह कुछ डाले हैं, मतलब अपना फसल उगाने के लिए, तो ये बारिश के कारण इसमें जो न्यूट्रिएंट्स ये निकल के कहाँ चले जाएंगे, नहीं पौंड में आ जाएगा। और जैसे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पौंड में आएगा तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे रहेंगे यहाँ पे रहते हैं पानी वाले, तो ये ऊपर में अपना लेयर बनाते चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर में क्या करेगा, लेयर बनाते हुए चला जाएगा। अब दिक्कत क्या होगा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, कहाँ पे, पौंड के अंदर में। अब जो सनलाइट आती है यहाँ पर जो अंदर में रह रहा भैया पानी के अंदर में जो एनिमल्स, तो उसको सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिएंट्स जो बढ़ गया उसके कारण यहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो बढ़ गया उस इफेक्ट को बोला जाता है कि यूट्रोफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। और जिसके कारण जो यहाँ पे एनिमल्स की जो जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगेगी, क्योंकि इनके पूरा सरफेस, पानी का सरफेस को ढक लिया जाता है जो पानी के जो पेड़ पौधे होते हैं। क्लियर है। तो यूट्रोफिकेशन मीन्स एनरिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब बढ़ जाना किसका, ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जो प्लांट रह रहा है ना, उनका जो न्यूट्रिएंट जो मिल रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो बढ़ जाना, ताकि उनमें और जल्दी से तेज़ी से ये प्लांट्स मतलब उनकी बढ़ोतरी होने लगती है, एक तरीके से बोल सकते हो, जिससे यहाँ पे जो पानी के अंदर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको दिक्कत होने लगेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं उसको। एन इकोसिस्टम इज़ ए रीजन इन विच, हमें पता है कि डेड ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर, हम नहीं, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं किससे, देयर एनवायरनमेंट से, तो इसी को बोला जाता है इको सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म इको सिस्टम वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो ये A.G. तांसले ने जो है इसका फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। क्वेश्चन 35 का आंसर सी। द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग है जिसमें जान नहीं होती है, बायोटिक जो लिविंग थिंग है जिसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 37 है बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, तो ये क्या हो सकता है भाई, देखो तो सेल्फ नरिशिंग, सॉरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्लांट्स भी जो है आपका जो है ये बायोटिक में आ जाएगा। क्लियर है। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग इटेन इन इको सिस्टम इज कॉल्ड, हमें मतलब ईटिंग, जैसे कि मान लो भाई ग्रास को खाया, ग्रास ऑपर को खा दिया कौन, फ्रॉग, तो ये क्या, ये फूड चेन है। एन एनिमल दैट फीड्स अपॉन अनदर एनिमल इज कॉल्ड, भाई एक एनिमल जैसे कि को दूसरे एनिमल ने खा लिया, बकरी को खा लिया किसने, सपोज कोई जानवर ने खा लिया, तो उसको कंज्यूमर, जानवर मतलब सपोज उसको खा लिया टाइगर ने, लाइन ने, क्लियर है, लेपर्ड ने, तो उसको हम लोग कंज्यूमर ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 40 है, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये रूट्स में होते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन इज क्रॉप वेराइटी को बढ़ाना है, जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई का जो एक्सपेंशन करना था, ऑल ऑफ द अबव जो है ये ऑप्शन होंगे 41 का ग्रीन रिवोल्यूशन का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि पेस्टिसाइड ना के बराबर यूज़ करना है और केमिकल्स ना के बराबर यूज़ करना, तो इनहेंसिंग बायोडिवर्सिटी भी बहुत सही है। प्रॉम्प्टिंग सॉयल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्मिंग विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, थी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 था। 42 देखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द अर्थ एटमोसफियर, तो ये 78% बाय वॉल्यूम है, अगर बाय वेट पूछ लेगा तो कितना होगा 75%, और बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना है 21, और बाय वेट पूछेगा तो 23। मैक्सिमम जो पूछा जाता है बाय वॉल्यूम ही पूछा जाता है, इसलिए सबको 78 और 21 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपको याद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मैटर, हमें पता है कि एनवायरनमेंट जो होता है, लिथोस्फीयर जो आपका सोयल वाला ज़मीन वाला पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर भी हो गया, हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाला, जो ज़मीन और पानी से सबसे ज़्यादा जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट का जो पार्ट होता है, इसलिए इसको हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इसका आंसर हो जाएगा 43 का डी। और फूड वेव कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है भाई, अ पोर्शन ऑफ फूड चेन, अ सेट ऑफ सिमिलर कंज्यूमर्स, इंटरलकिंग ऑफ फूड चेन्स, ये अलग अलग इंटरलकिंग नंबर ऑफ, जैसे यहाँ फूड चेन 1, फूड चेन 2, फूड चेन 3, ये तीनों फूड चेन मिला के आपका ये फूड वेव बनता है, ठीक है। फूड वेव बड़ा टर्म, फूड चेन छोटा टर्म। अगला क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक का मतलब जो जिंदा है, लिविंग थिंग है। फंजाई जो होता है, फंजाई प्लस एल्गी मिलके क्या बनता है भैया, बताओ, बताया तो शुरू में, इसको लिचेन बोलते हैं, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। विच एटमॉस्फेयर लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस जो अर्थ है सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर ये वाला, इसके बाद आता है सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे फ्लाइट भी उड़ती है, जहाँ पे ओजोन लेयर भी पाया जाता है,
ठीक है। देखो जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ने से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कम करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? उसके लिए काइटो प्रोटोकॉल है। काइटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में एक जगह है, वहीं पे ये चीज़ तैयार हुआ था कि अर्थ में कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है, अर्थ का टेम्परेचर कैसे घटाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग जितने भी सारे प्रोटोकॉल से ही आपको याद होना चाहिए। अर्थ्स बॉडी टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16.4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.38 बोला था, लेकिन यहाँ 0.318 है ना, तो आप 0.318 आप इस ऑप्शन को यहाँ से करेक्ट जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे 0.319 था आई थिंक जो रहता है। ठीक है, तो आप 0.318 में जा सकते हो, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ, मैंने क्या बोला कि जो अगर हमको वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है कि कितना इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको डिजोल्व करने के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पानी के अंदर में, उसी को उसका बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर केमिकली इस ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं तो केमिकली ऑक्सीजन डिमांड, और बायोलॉजिकली अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है जैसे बैक्टीरिया वगैरह से तो उसको बोलेंगे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ ए मेजर ऑफ ऑल केमिकल और ऑर्गेनिक मैटर्स जो वाटर में होते हैं, वो हो गया, उसको मापता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कि कितना सीओडी चाहिए उस सीओ मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। बीओडी का मतलब समझो क्या था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल सी बात है, पानी के अंदर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पे मान लो पेड़ पौधा है, ठीक है, और भी कुछ अगर डेड मान लो कोई बॉडी है एनिमल्स का है, किसी का भी है, ठीक है, तो उनको जो डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। ठीक है, वही चीज़ अगर केमिकली ऑक्सीजन डिमांड का, ये भी मेजर्स द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें जो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस को, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बना हुआ है, और इनऑर्गेनिक को भी अगर डिकम्पोज करना है उसके लिए जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी इस पानी के अंदर में, उसको बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सीओडी जो है जनरली ग्रेटर देन होता है बीओडी से। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए इसमें आइडिया दिया गया था। फोटोवोल्टिक सेल आर मेड ऑफ, तो ये बना होता है किससे, कि ये बना होता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। तो ये 50 क्वेश्चन आपका हो गया एनवायरनमेंट का, और धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आपकी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है और मतलब इसमें लगा कि हाँ भाई अधिक से अधिक लोग इसको देख रहे हैं, मेरा मेहनत सफल हो रहा, तो इसमें एनवायरनमेंट के और भी मतलब लेक्चर लेकर आऊँगा जो टॉपिक्स आपके इसमें बचे होंगे। आई होप आपको इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।